गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। अब देखिए, ये पूर्व में आगमन से मतलब क्या है। यहाँ पे मतलब है कि अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी? ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, यानी इंग्लैंड की कंपनी थी एक। तो वो जब पूर्व में आए, और भारत कहाँ पड़ता है वर्ल्ड मैप पे? पूर्व में पड़ता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखें तो अगर ये हमारी इक्वेटर है तो इंग्लैंड हमारा यहाँ पड़ता है कहीं, ठीक है, और इंडिया हमारा यहाँ पड़ता है। तो अब आप देखेंगे तो ये ईस्ट इधर है, वेस्ट यहाँ पर है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की कंपनी जो है कहाँ पे आई थी? अपने पूर्व में आई थी, यानी ईस्ट डायरेक्शन में आई थी, इसलिए पूर्व में आगमन बोला गया है इसको। तो किस तरह से उसका आगमन हुआ और किस तरह से सारी प्रक्रिया हुई, ये पढ़ते हैं हम। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थी। ये आप जानते हैं कि मुग़ल काल के बाद मुग़ल काल के दौरान जो अंतिम चरण चल रहा था मुग़ल काल का, उस समय से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया था। तो जो औरंगज़ेब थे वो आखिरी बादशाह थे, जो शक्तिशाली बादशाह थे, जिनका वर्चस्व था, ठीक है। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। सूबेदार यानी जो छोटे छोटे जो क्षेत्र के एक तरह से जो रियासतें होती हैं, यानी उनके जो मालिक होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी सेपरेट रियासतें कायम कर ली। क्योंकि पहले बादशाह था, जो औरंगज़ेब था, वो शक्तिशाली बादशाह था। जब उसकी मृत्यु हुई तो जब बादशाहत ख़त्म हो जाती है तो जो छोटे सूबेदार होते हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इधर 18वीं सदी में उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। क्योंकि आप देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी भारत के अंदर। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में आके कब्जा कर लिया जाए, वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन किस तरह से व्यापार के बहाने उसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। कैसे हुआ ये, इसको डिस्कस करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर या इजाज़तनामा हासिल किया। अब देखो, जो वहाँ की कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने जो वहाँ की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने से ये परमिशन मांगी कि हम पूर्व में आके, यानी हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में आके या ईस्ट वाली साइड में आके व्यापार कर पाएँ। तो उन्होंने परमिशन मांगी 1600 ईस्वी में, जो मिल गई उनको। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मतलब सिर्फ वही ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वहाँ जाके व्यापार कर सकती थी। कहाँ आके? भारत जैसे क्षेत्रों में आके। इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। अब जैसे आप जानते हो, जब व्यापार करने आई थी तो आप जानते हैं भारत में सूती और रेशम का कितना ज़्यादा एक तरह से उत्पादन होता था। उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से उठाया। यहाँ से सूत सस्ती कीमतों पे लेकर उसको वहाँ विदेश में अपने वहाँ पे इंग्लैंड में निर्यात करके, और उसका उत्पादन कपड़े के रूप में करने के बाद वापस भारत में उसको इंपोर्ट करते थे और उसे ऊंची कीमतों में बेचते थे। तो इस तरह से उसने व्यापार किया अपना और मुनाफा कमाया। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। अब क्या, ये तो सिर्फ इंग्लैंड के बारे में था कि इंग्लैंड से सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी वहाँ पर, कहाँ पर? भारत में। लेकिन जो फ्रांस था, डच लोग थे, पुर्तगीज़ थे, उन लोगों को भी तो पूरा अधिकार था। यूरोप के जो और देश थे, जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड्स होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। अब क्योंकि इंग्लैंड से भारत आना थोड़ा सा लंबा रास्ता था अफ्रीका से होते हुए। अगर आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखें इस तरह से, तो यहाँ पर इंग्लैंड है और यहाँ पे इंडिया है, तो अफ्रीका को क्रॉस करके उन्हें यहाँ से आना पड़ा भारत में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, पुर्तगाली जो थे वो भारत में पहले ही आकर भारत में पहुँच चुके थे, ठीक है। पुर्तगाल यहाँ पर नहीं है, पुर्तगाल यहाँ पर है, तो वो पहले ही आके पहुँच चुके थे क्योंकि उनका रास्ता छोटा था। यूरोप के बाज़ारों में भारत
के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, मसाले जो होते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। अब देखो इतनी सारी कंपनियां भारत में आ चुकी थी, बहुत सारी कंपनियां, फ्रांस की, पुर्तगालीज़ की भी, इंग्लैंड की भी। इंग्लैंड की तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी। तो उससे क्या हुआ कि जो ये सब वस्तुएं थी, जो सूती कपड़े हैं, रेशम है, इलायची है, दालचीनी वगैरह हैं, या फिर मसाले जो हैं, इनकी कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। अब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या है इसका उत्पादन करने लगे, ठीक है, तो इससे मुनाफा घटने लगा। बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। अब क्या कंपनियाँ आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे का नुकसान करना चाह रही हैं। कई बार क्या होता था, रास्ते में जहाज़ को ही डुबवा देते थे, ठीक है, किसी और देश के जहाज़ को, पानी के जहाज़ को। तो ये क्या है, एक तरह से होड़ लगी हुई थी और उन्होंने अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी। बस्तियां मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ लगी होगी और इसके आसपास एक बस्ती बनी हुई होगी और उस बस्ती की किलेबंदी कर ली। किलेबंदी मतलब सिक्योर कर लिया ताकि कोई और उसमें एंटर ना कर पाए और उनके माल को नुकसान ना पहुँचाए। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासनों में भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे लगी, फैक्ट्री मतलब जहाँ पर जो माल बनाया गया है उस माल को विदेश भेजने के लिए इकट्ठा करते थे पहले लाके, एक तरह से गोडाउन टाइप में था, तो उसको फैक्ट्री बोला गया। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? हुगली नदी के किनारे। अब हुगली कहाँ है? कोलकाता में है। और कब लगी? 1651 में। यहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। अब क्या है, जो सौदागर थे, जो व्यापार करते थे और व्यापारी थे, उनको फैक्ट्री के आसपास ही रहने को कहा गया ताकि काम आराम से हो पाए। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता, जो अब कोलकाता है और बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। यानी औरंगज़ेब से परमिशन ले ली कि उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और व्यापार कर सकती है आराम से। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम होने लगी। अब क्या है, व्यापार तो हो रहा है लेकिन कोई टैक्स नहीं दे रहा है, कोई भी कंपनी वाला टैक्स नहीं दे रहा है, तो उससे क्या होगा? अब मान लो अब दिल्ली में देख लेते हैं एग्जांपल लेके, हम क्या है, लोग कमाई कर रहे हैं लेकिन व्यापार कर रहे हैं लेकिन कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। टैक्स से तो गवर्नमेंट पैसा कमाती है। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होना शुरू होगा, घाटे में आना शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट ना। ऐसे ही तब हुआ कि राजस्व नहीं मिल पा रहा है सरकार को, क्योंकि कंपनी ने तो टैक्स दिया ही नहीं है, शुल्क दिया ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि जो रियासतें थे उनको नुकसान होने लगा। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। मुर्शिद कुली खान ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, जो या फिर जो निजी व्यापार कर रहे हैं, उनको टैक्स तो देना पड़ेगा, राजस्व तो देना, मतलब शुल्क तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से सारी प्रक्रिया शुरू हुई। अब मुर्शिद कुली खान जो थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भाई कि नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। तो अब मुर्शिद कुली खान से क्या होगा, जब ये टैक्स मांगेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अंग्रेज शासन पर जो शासन व्यवस्था है वो शायद नाराज़ होगी इनसे। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे कि क्या होगा है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? क्या फ़ायदा मिला? जो से एक परमिशन मिली थी व्यापार करने की, उससे फ़ायदा ये मिला कि उसको व्यापार करने की अवसर प्राप्त हुए अधिक से अधिक। फिर है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? ये हमने पढ़ा था कि सूती, रेशम और मसाले जो होते हैं,
इसका व्यापार करना चाहते थे और धीरे-धीरे उनका मुनाफ़ा कम क्यों होने लगा? क्योंकि इसकी कीमत बढ़ने लगी। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे थे, शुल्क नहीं भर रहे थे। किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? एकाधिकार क्या होता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी या किसी एक का अधिकार होना, एकाधिकार। अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखना है आपको, या अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं कि किस तरह से एकाधिकार किसी भी जीवन को प्रभावित कर सकता है। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हुई होगी और इसको आप कंप्लीट करके अपने ग्रुप पर सेंड करें। थैंक यू।